का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से मॉडल को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन में जो मेजर रोल ये प्ले कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन, वो ये है कि ये आपकी सेल को शेप प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सेल मेम्ब्रेन की शेप सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अरेंज हुई है तो आप कहते हो कि ये स्फेरिकल शेप का सेल है। अगर सेल मेम्ब्रेन रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज हुई है तो आप कहते हो कि सेल की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। अगर सेल मेम्ब्रेन क्यूबिकल शेप में अरेंज हुई है तो आप कहते हो कि सेल की जो शेप है वो क्यूबिकल शेप का सेल है। तो मेजर रोल जो है सेल मेम्ब्रेन का वो शेप प्रोवाइड करेगी, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं सेल के अक्रॉस उसे भी कंट्रोल करती है। आपको पता है कि सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, या फिर इसके अलावा वाटर का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर लेके आना होता है, और जितना भी वेस्ट सेल प्रोड्यूस करता है उस वेस्ट को सेल से बाहर रिमूव करना है। तो इट मीन्स के न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर जाने के लिए और जितना भी वेस्ट है उसको सेल से बाहर आने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट के फ्लो को कंट्रोल करती है, वो मूवमेंट्स कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है डिफ्यूजन। सेकेंड मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन के लिए अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की टर्म यूज करेंगे तो ये ज्यादा बेटर होता है, सो हम इसको भी साथ लिख लेते हैं। एंड सेकेंड मूवमेंट जो हमने पढ़नी है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले मैं यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट्स आपने पढ़नी है उनको एनलिस्ट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम वन बाय वन सारी मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो सेकेंड मूवमेंट हमने पढ़नी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाइल थर्ड मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सोसाइटोसिस। एंड लास्ट वन जो हमने पढ़नी है वो मूवमेंट का नेम है एंडोसाइटोसिस। डिफ्यूजन जिसके लिए हमने एक सिंपल वर्ड यूज किया पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो इसके अंदर भी हमने थ्री टाइप्स की मूवमेंट्स पढ़नी है। फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन, एंड सेकंड इज ओस्मोसिस, एंड लास्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम इन सारे मूवमेंट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। और फर्स्ट मूवमेंट जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की फर्स्ट टाइप हमने आज डिस्कस करनी है, सिंपल डिफ्यूजन की। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकियों को हम देखते हैं। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट की फर्स्ट टाइप अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, जो है सिंपल
सिंपल डिफिजन की डेफिनेशन अगर सबसे पहले हम लिखें तो डेफिनेशन में आप लिखोगे मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल from its area of high concentration to area of low concentration. ओके, दो चीज़ें जो हाईलाइट आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है डेफिनेशन में, एक चीज़ ये है कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सेकंड इट्स, एंड थर्ड चीज़ जो अपने हाईलाइट इसमें करनी है, आपको याद रखनी है, वो ये है कि मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, हाई से लो की तरफ। ओके, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, इट मींस कि इस एनी का मीनिंग क्या है कि कोई भी वो गैस का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई भी सॉलिड का मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर वो कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ। इट्स हमने यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया है, बिकॉज हम सेम मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एरियाज यहाँ पे जो आप डिस्कस करोगे वो दो तरह के हो सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन का और लो कंसंट्रेशन का। अगर हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लें तो ये डेफिनेशन आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। और कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ molecules in a particular area. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो एरियाज शो कर रही हूँ। फर्स्ट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एंड सेकंड हम ये एरिया कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किसी गैस के मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, और गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे जो नंबर है, फॉर एग्जांपल ये नंबर जितने मैंने डॉट्स यहाँ पे लगाए हैं ये मॉलिक्यूल्स का नंबर है। सेकेंड एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने डॉट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इतने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन के अंदर आपने बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ये हमारा फर्स्ट एरिया था, ये हमारा सेकंड एरिया है। तो दोनों एरियाज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है। इट मीन्स के इस एरिया की जो कंसंट्रेशन होगी, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है। तो हम बोलेंगे कि इस एरिया की कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन ऑफ दिस एरिया। वाइल सेकेंड एरिया के अंदर अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन एरिया है। अब अगर हम इस फिगर को, जो हमने यहाँ पे दो एरियाज ड्रॉ किए हैं, इन दोनों एरियाज को हम डेफिनेशन से लिंक करें तो जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो किस एरिया से किस एरिया की तरफ होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन की एरिया से लो कंसंट्रेशन की एरिया की तरफ होनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन के अंदर आप एक और सेंटेंस ऐड कर लें, टिल
equilibrium is till equilibrium reaches। इट मीन्स कि अगर सिंपल डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करेंगे तो ये कब तक मूव करेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, इसका मीनिंग क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों जगह पे नहीं हो जाएंगे। अब हम अज्यूम कर लेते हैं वो एरिया जैसे हम कह रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन का एरिया है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 हैं। वाइल ऐसा एरिया जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कह रहे हैं लो कंसंट्रेशन का एरिया है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 है। आल्दो ये 10 से कम है और ये 100 से कम है, तो जस्ट हमने अभी अज्यूम किया है। तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स कब तक मूव करते रहते हैं हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा। इट मीन्स के दोनों जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, और ये कब तक मूव करते जाएंगे, जब तक यहाँ पे भी 50 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो जाता और यहाँ पे भी 50 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो जाता। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होता है इसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू मूव नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि जब डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद वहाँ पे जो नेट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है वो स्टॉप हो जाएगी। मैंने टर्म यूज़ की है कि नेट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, नेट मीन्स के ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे नंबर ज़्यादा होता जाएगा और यहाँ पे नंबर कम होता जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अगर वन मॉलिक्यूल इस साइड पे जा रहा है तो वन मॉलिक्यूल इस साइड पे आ रहा होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद स्टॉप नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे नेट चेंज नहीं आ रहा होता है। चेंज नहीं आ रहा होता है इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे नंबर कम नहीं होगा और यहाँ पे नंबर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले ज़्यादा था तो यहाँ पे कम नहीं होगा, और यहाँ पे अगर पहले कम था तो अब ज़्यादा नहीं होगा। एक दफ़ा अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है तो इक्विलिब्रियम में रहते हुए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम में रहते हुए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि अगर वन मॉलिक्यूल इस साइड पे जाएगा तो वन मॉलिक्यूल इस साइड पे मूव करेगा, सो डैट दोनों जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम रहे, ठीक है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन कोई भी आपसे पूछे तो किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ, और ये कब तक मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मीन्स कि दोनों जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने के बाद स्टॉप हो जाती है, ठीक है। कोई नेट चेंज वहाँ पे मॉलिक्यूल की मूवमेंट का नहीं आता है। हमने नेट चेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों देखा है, बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता। अगर दो इस साइड पे जा रहे हैं तो दो ही साइड पे आएंगे, अगर 10 इस साइड पे जा रहे हैं तो 10 जो है वो उसका नंबर सेम रखने के लिए दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये थी डिफ्यूजन की डेफिनेशन, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वो गैस का है, सॉलिड का है या फिर लिक्विड का है, जब अपने हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करता है इक्विलिब्रियम अटेन करवाने के लिए, तो उसे आप कहते हो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इसके अलावा आप लोगों ने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन भी देखी कि किसी भी एरिया में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, सॉलिड के या लिक्विड के, उसे आप कहते हो कि ये उसकी कंसंट्रेशन है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं उस एरिया में तो उसे आप बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन का एरिया है, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हैं उस एरिया में तो उसे आप कहते हो कि ये लो कंसंट्रेशन का एरिया है।
ओके बेटे, सो ये आपकी फर्स्ट मूवमेंट थी जिससे आपने सिंपल डिफ्यूजन बोला, और दो चीज़ें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल मूव करेगा वो गैस, सॉलिड या लिक्विड का हो सकता है। और इसके अलावा आपने इसकी डायरेक्शन याद रखनी है कि वो हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करती है। ये दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप लोगों ने चीज़ें आगे कंपेयर करनी है, इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए।